उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज से आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांटेंगे सुप्रसिद्ध फिल्मकार मनोज कुमार। 24 जुलाई सन 1937 को एबटाबाद में जन्मे मनोज कुमार का असली नाम है हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। सन 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के अलंकरण से सम्मानित मनोज कुमार को सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है। उन्होंने हिंदी सिनेमा को अनेक उल्लेखनीय प्रेरक फिल्में दी हैं। आइए सुनते हैं भारतीय फिल्म जगत के नामचीन अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। मनोज कुमार जी, नमस्कार। देश के सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे विविध भारती के बारे में क्या कहना है आपका। देश की सबसे सुरीली धड़कन। कमल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूं, आपने मुझे याद किया। सिनेमा क्या रहा है आपके लिए? पैशन है, क्या रहा आपके लिए सिनेमा? पैशन रहा नहीं, पैशन है और आखिरी दम तक रहेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सिनेमा मेरा ऑब्सेशन था। खुशकिस्मत इसलिए कि मेरा ऑब्सेशन ही मेरा प्रोफेशन बन गया। नया नया फैशन, नया है जमाना, नया नया फैशन, नया है जमाना। बदल दो ढंग, बदल दो ढंग, बदल दो ढंग, बदल दो ढंग, बदल दो बाहर भीतर आगे पीछे सब कुछ नाना बाना भेद पुराना। नया नया फैशन, नया है जमाना। बदल दो रंग, बदल दो ढंग, बदल दो बाहर भीतर आगे पीछे सब कुछ नाना बाना भेद पुराना। सांस लेते हैं तो सिनेमा की, हर वक्त सिनेमा, नींद में भी, ख्वाबों में भी सिनेमा, कहानियाँ, शॉर्ट्स यही चलते रहते हैं कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न हुई जिसको सबक याद हुआ। तो एक बार इसकी आदत लग गई, सिनेमा पल्ले पड़ गया, तो इससे छुटकारा बहुत मुश्किल है। हो तुम और रात जवां, साथ हो तुम और रात जवां। नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ ऐ भोले सनम। कहती है क्या नजरों की जुबां, साथ हो तुम और रात जवां। बहकने लगा, लो मचलने लगा हसरतों का जहां। साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, साथ हो
तुम और रात जवां। हम इस राह में मिले इस तरह कि अब उम्र भर न होंगे जुदा। मेरे साज दिल की आवाज तुम, मैं कुछ भी नहीं तुम्हारे बिना। आओ चले हम जहाँ प्यार से वो गले मिल रहे हैं ज़मीन आसमां। साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ है बोले सनम, कहती है क्या नजरों की जुबान। साथ हो तुम और रात जवां। बात यह है कि कोलंबस निकला था भारत की तलाश में, मिल गया उसको अमेरिका, लेकिन कष्ट बहुत हुआ था कोलंबस को भी। लेकिन आज अमेरिका जाने के लिए किसी को कष्ट नहीं होता, तो सुविधाएं बढ़ती गईं और अच्छी बात है। जो करेक्टर आर्टिस्ट सारे 2,500 रुपए के लिए फिल्मी दफ्तरों में बैठते रहते थे, आज जिसने मुंह पे मेकअप लगा लिया तो दूसरे तीसरे दिन उसके पास कार आ जाती। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सिनेमा के साथ टीवी भी तो जुड़ा हुआ है, छोटी बहन है ये फिल्म की। लेकिन कोई भी चीज आसानी से मिल जाए और बहुत आसानी से मिल जाए, उसकी कदर कम होती है। जो जरा कठिनाई से मिले उसकी कदर बहुत होती है। जब 1956-57 में मैंने पावन बम्बई की पावन धरती पे अपने कदम रखे, तब समाज भी बहुत सुधरा हुआ था। काम ढूंढने में पहले तो थोड़ी झिझक आती थी कि क्या करने आए हो बम्बई, क्या कर रहे हो, ये कहने में ज़रा झिझक होती थी कि साहब हम फिल्म में काम करने आए हैं। आज के बच्चे फिल्मों में या टीवी पे आते हैं तो माँ बाप बड़े फख्र से कहते हैं, जी हमारा बेटा या हमारी बेटी सीरियल में काम कर रहे हैं, फिल्म में काम कर रहे हैं। तो जब दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई तो तारामती का रोल एक होटल के बहरे ने किया था। एक ज़माना वो था, ये ज़मीन थी बड़ी जरखेज, लेकिन उस पे हल चलाने वालों को हंटर पड़ते थे समाज के। दादा साहब फाल्के और देशरी रानी साहब, महुरा पेंडेरकर साहब, वी शांताराम साहब, इन्होंने इतनी मुश्किलें, इतने ताने सह सह कर हमारे लिए खेत तैयार किया जिस पे अब हल चलता है। कोई गालियां नहीं देता, बल्कि देखने आते हैं कि हम हल कैसे चला रहे हैं, हमसे सीखने आते हैं कि हम फिल्म कैसे बना रहे हैं। वैसे हर एक फिल्म वाला घर में सब्जियां बनती हैं सबके, आपके भी शर्मा जी बनती हैं सब्जियां। मटर खासकर हम भारत वालों के घरों में बहुत बनते हैं। तो हम सब जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, वो चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे टीवी के, चाहे सिनेमा के, तो हम मटर की कमाई खा रहे हैं। आप पूछेंगे क्यों? कि दादा साहब फाल्के के पिताजी ने उनको जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में डाला। उसके बाद वो काम करने लगे, जो पेपरों में ब्लॉग्स आते हैं पब्लिसिटी के, उसके लिए। तो कंपनी वालों ने देखा कि ये लड़का होशियार है, तो सुपीरियर ब्लॉग्स बनाने के लिए उनको जर्मनी भेजा गया। वो काम सीख के वापसी में एक स्टिल फोटोग्राफी का कैमरा ले आए। फिर आ गए, मुंबई में थे। तो जहाँ आजकल मुंबई में हरकिशन दास हॉस्पिटल है, वहाँ एक टूरिंग टॉकी होती थी। तो दादा साहब फाल्के ने वहाँ एक फिल्म देखी, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद उनकी रातों की नींद हराम हो गई कि अगर क्राइस्ट की लाइफ बताई जा सकती है, हमारी देवी देवताओं की, अवतारों की लाइफ क्यों नहीं बताई जा सकती।
उस कोशिश में, उस उम्मीद में, उस चाह में, उस लगन में उन्होंने फिल्म बनाने का सोच लिया था। उनकी पैदाश भी बड़े पावन स्थान पे हुई, तीर्थ स्थान था अपना त्रिम्बकेश्वर, गोदावरी जी वहाँ से निकलती हैं। तो एक दिन वो बैठे हुए घर में, तो गमला बोलते हैं या कुंडी बोल लीजिए, जिसमें पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो कुछ ख्याल आया और उन्होंने ज़रा मट्टी वट्टी खाद वाद ठीक की, तो एक मटर का दाना उसके ऊपर रख के उसकी तस्वीर खींच ली। फिर उसको आधा दबाया और फिर तस्वीर खींची, फिर बिल्कुल दबा दिया तो फिर तस्वीर खींची। अब 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन वेट किया तो एक अंकुर सा फूटा, उन्होंने एक तस्वीर उसकी ली। फिर 5-7 दिन इंतज़ार किया, जब वो एक शक्ल इख्तियार की उसने, तो फिर दूसरी तस्वीर ली। जब पूरा फूल चुका हो तो 3 तस्वीरें ली उन्होंने, और 3 तस्वीरें लेके वो अपने मित्र के पास गया। तो उन्होंने उसी सीरियल में फोटो लगा के दिखाई कि 1, 2, 3 फिल्में ऐसे बनती हैं। दोस्त उनका उस बात से बड़ा प्रभावित हुआ और पहले पैसे उसने दिए कि तो फिल्म बना। उसके बाद उनकी जो पहली पत्नी का तो देहांत हो चुका था, दूसरी पत्नी जिनका नाम सरस्वती था, उन्होंने अपने गहने बेच के उनको दिए। तो वहाँ से बनी हरिश्चंद्र, और ये मटर की कमाई है जो हम खा रहे हैं। मटर बड़ा हिस्सेदार है। ये बड़ी अजीबोगरीब लाइन है, इससे अच्छा कोई दूसरा पेशा नहीं होगा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हर चीज़ जो है उसमें क्रिएटिविटी है, और ये संसार ही क्रिएटिविटी से चल रहा है। तो दादा साहब फाल्के का दौर था, फिर अर्देश्वर ईरानी साहब आए, उन्होंने टॉकी लाई, टॉकी आलम आरा, और एक्स्ट्रा का रोल था, भले जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं उन्हें। तो पहला डायलॉग अगर किसी ने बोला तो वो श्री पृथ्वीराज कपूर थे, जिन्होंने अर्देश्वर ईरानी साहब की फिल्म में काम किया था। फिर धीरे धीरे फिल्में बनने लगीं, दौर बदला, लोग और आए, फिल्में कामयाब हुई। तो जैसे हमारी फिल्में पहले सिल्वर जुबली किया करती थीं, वैसे फिल्म इंडस्ट्री के आज जब 100 साल हो रहे हैं, तो कभी 25 साल भी हुए थे। जब 25 साल हुए थे तो काला घोड़ा पे एक बहुत बड़ा फंक्शन किया गया। उस समय के चोटी के कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मंच पे थे। तो श्री पृथ्वीराज कपूर साहब ने किसी को भीड़ में देखा, नीचे उतरे, और जिनको देखा था उनका बाजू पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ा के ऊपर लाए। वो शख्स कोई दूसरा नहीं था, भीड़ में खड़ा हुआ वो इंसान स्वयं दादा साहब फाल्के थे। पृथ्वीराज जी ने उनकी शान में जो कहना था कहा, और फिर माइक फाल्के साहब के हाथ में दिया। उन्होंने भावुक होकर जो कहना था कहा, और अंत में उन्होंने इतना ही कहा कि मेरी शकुंतला का ध्यान रखना। ये इतनी गहरी बात थी, लेकिन हम लोग उस शकुंतला का ध्यान नहीं रख सके। शकुंतला का मतलब है अपनी परंपराओं का, अपने संस्कारों का, अपनी मर्यादा का। कहने का मतलब ये था कि पितामह जो हैं उनको भी भीड़ में खड़ा होना पड़ता है। बड़ी जानलेवा लाइन भी है ये। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मसीहा होगा
फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। है बड़ी फिसलनी ये ज़मीं, यहाँ कौन पाँव जमा सका। यहाँ स्ट्रगल का कोई अंत नहीं होता। एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ के भी वहाँ मैं रुका रहूं नहीं। कुदरत का दस्तूर है कि आपको नीचे आना पड़ेगा, लेकिन आपकी कला और आपके दिमाग, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जिस हिम्मत से आप ऊपर चढ़े थे एवरेस्ट से, जिस लगन से, जिस अभिमान से, उसी तरह उसी शान से धीरे 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 आना भी सीखना चाहिए। तो हमारा जो दौर था, जिसे आप बड़े अच्छे शब्दों में कह रहे हैं कि मेरा दौर था, गोल्डन एरा था। उस जमाने में समाज में ठहराव था, लोग सोचते थे, एक लगन थी। वो जमाना वो नहीं था कि सेट टीवी रखी और डीवीडी चलाई और कैमरामैन से कह दीजिए कि साहब ये शॉट लगा दो, या अपने आर्टिस्टों से कह दिया जाए कि साहब ये कपड़े हैं। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बड़े दुख की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम शकुंतला का ध्यान नहीं रख सके। और पत्रकार लिखते भी हैं कि ये फलां इंग्लिश पिक्चर की कॉपी है, और फिर आजकल अवार्ड शोज इतने हो गए हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है, और वहाँ अवार्ड मिलते हैं, और वो जो राइटर जिनके बारे में लिखा गया है कि इन्होंने इस फिल्म की कॉपी की है, उनको अवार्ड मिलता है, वो बड़ी शान से अवार्ड लेने भी जाते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है। दादा साहब फाल्के आत्मा तो है ही है, वो ज़रूर कहीं उनकी आंख से आंसू टपकता होगा। क्या मैंने हिंदुस्तान में फिल्में इसलिए बनानी शुरू की थी। इस तरह ये मेरी शकुंतला का ध्यान रख रहे हैं। ना वो गीत, ना संगीत, ना वो लिरिक्स, ना वो डायलॉग्स, ना वो मर्यादा, ना वो इमोशंस। मैं मानता हूँ कि आज के फिल्म बनाने वाले या फिल्मों में काम करने वाले अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। वो आज के समाज की देन है, और आज ज़माना वो आ गया है। एक वक्त था कि आदमी सोचता था कि उसकी एम्बिशन, पहली एम्बिशन होती थी कि वो साइकिल खरीद ले, फिर स्कूटर ले, फिर गाड़ी ले। आज पैसा जल्दी कमाना चाहते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो
एक्सपीरियंस के बगैर कोई चीज सीखी नहीं जा सकती। इंसान अगर यही समझ ले कि मेरी जिंदगी ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसको खा लिया बगैर सोचे हुए कि जिंदगी भी कोई चीज है। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करता, कुछ नौजवान लड़के हैं जो इस बिगड़े हुए दौर में अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो भी जो मजे हुए हैं उनसे प्रेरणा लेके अपने आप को समाज के प्रति कुछ अच्छा दिखाना है, अच्छी देन देनी है। लोग आजकल 200 250 रुपए की टिकट लेके जाते हैं, तो उनको कुछ विचारधारा भी तो देनी चाहिए। देश के प्रति, समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है।
इतने पावन हैं लोग जहां, इतने पावन हैं लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, माध्यम बड़ा स्ट्रांग है, इसका हम अभी अच्छी तरह प्रयोग नहीं कर सके। आपने शुरुआत तो एक्टर के रूप में की, फिर बाद में आप निर्माता निर्देशक बने, तो फिल्में बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? बिल्कुल कभी शौक नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फिल्म प्रोड्यूस करूंगा या डायरेक्ट करूंगा। मैं मुंबई आया था 2 लक्ष्य लेके कि हीरो बनना है और 3 लाख रुपया कमाना है। 1 लाख माँ बाप के लिए, 1 लाख रुपया भाई बहनों के लिए, 1 लाख अपने लिए। लेकिन मेरी शायरी और लिखने में मेरी रुचि थी। मेरे पिताजी बहुत माने हुए शायर थे, तो मेरे अंदर गांधी जी तो बसे ही हुए थे, लेकिन उसके साथ एक जुड़ा हुआ पात्र और था जिसका नाम भगत सिंह है। उन पे किताब नहीं थी, तो मैंने 18-19 साल की आयु से बड़ी रिसर्च की और 22-23 साल तक मैं फिल्मों में काम करते हुए भी वो रिसर्च करके, मतलब दिन में शूटिंग करके रात को हिंदू पेपर की लाइब्रेरी में बैठ के दिल्ली के पेपर देखने कि आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई, कौन सी दफ़ा लगी, फलां का नाम क्या था, सुप्रीम का नाम क्या था। तो मेरे मित्र केवल केशव साहब फिल्म बनाना चाहते थे, तो मैंने कहा भाई अभी तो मैं रोमांटिक हीरो आशा पारेख जी, सायरा जी, साधना जी के साथ हमारी जोड़ी चलती है, तो तू फिल्म शुरू कर ले। कहता नहीं, मैं वही शुरू करूँगा जो कहानी तुमसे सुनी थी। मैंने कहा भैया 2 फिल्में पहले भगत सिंह जी पे आ चुकी हैं, दोनों फ्लॉप हुई हैं। एक में रामराज के कलाकार प्रेम अदीप थे जिनके लोग पाँव छुआ करते थे, वो भी फेल हुई। दूसरी फिल्म में शमी कपूर साहब भगत सिंह थे और प्रेमनाथ जी अपने अरूज पे थे, उन्होंने चंद्रशेखर का काम किया और विश्राम बेडेकर साहब उनके डायरेक्टर थे, बड़े अच्छे टेक्नीशियन थे। वो फिल्म भी फ्लॉप हुई, लेकिन उदित थी केवल साहब की। मैंने कहा ठीक है, यार की जिद तो पूरी करते हैं। बस सर पे कफन बांधना लग गए। हमारे साथी थे सीताराम शर्मा जी, वो हमसे सीनियर थे, एडिटर भी थे, चीफ असिस्टेंट भी थे। तो पहला शॉट तो मैंने लिखा हुआ था कि चंद्रशेखर आजाद फ्रेम में एंटर होते हैं, ट्रॉली बैग जाती है, इतना ही लिखा हुआ था। तो मैं पहले दिन शॉट में सेट पे नहीं होता, बस एक कुछ है। मैं अपना मेकअप रूम में दाढ़ी लगा रहा था, तो मेरे पास आए शर्मा साहब कि भाई अब क्या करना है। मैंने कहा मुझे क्या पता। कहता मुझे कुछ नहीं आता। मेरे को तो एकदम बम गिरा। मैंने केवल साहब को बुलाया, मैं केवल शूटिंग कैंसिल करो, तो शाम तक किसी दूसरे डायरेक्टर का बंदोबस्त करें। केवल कहने लगा यार पिलर टू पोस्ट तक भाग भाग के पैसों का बंदोबस्त किया, उधार लेके पैसे आया हूँ, तो किसी तरह आज तू निभा ले, मरता क्या ना करता। तो वो दिन
शूटिंग की मुझे करनी पड़ी एज डायरेक्टर। पगड़ी संभालो पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल जट्टा। धरती की मांग सवारे सोए खे जगाए तू धरती की मांग सवारे सोए खे जगाए सारे जग का पेट भरे तू अन्नदाता कहलाए फिर क्यों भूख तुझे खाती है फिर क्यों भूख तुझे खाती है और तू भूख को खाए लुट गया माल तेरा लुट गया माल पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल जट्टा। देके अपना खून पसीना तूने फसल उगाई देके अपना खून पसीना तूने फसल उगाई आंधी देखी तूफान झेले बिपता सभी उठाई फसल पकी तो ले गए जालिम फसल पकी तो ले गए जालिम तेरी नेक कमाई लुट गया माल तेरा लुट गया माल पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल जट्टा। और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा उठ और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा बुझा बुझा क्यों दिल है तेरा एक अंगारा बन जा वो सदियों के ठहरे पानी सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा लुट गया माल तेरा लुट गया माल पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल जट्टा। पैकअप हुआ रात को कोई 11 बजे। मैं स्टूडियो से घर पहुंचते पहुंचते तक इस नतीजे में पहुंच चुका था कि अगर फिल्म में कुछ असली काम है तो कैमरे के पीछे है, सामने वाले तो कठपुतलियां हैं। और मुझे घड़ियों का बहुत शौक था। उस दिन मैंने घड़ी उतार के पत्नी को दे दी। मैंने कहा ये ले भाई। कहने क्यों? मैंने कहा घड़ी का और फिल्म मेकिंग का कोई संबंध नहीं। हम सोचते हैं कि ये काम 1 घंटे में हो जाएगा, वो 1 दिन ले लेता है। 1 दिन का काम 1 घंटे में हो जाता है। तो मैंने फिर घड़ी नहीं बांधी जब तक शूटिंग करता था। तो कुछ प्रारब्ध भी होती है जिसको हम नहीं जानते। आई वॉज डेस्टिन्ड टू डायरेक्ट ए फिल्म। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देंगे तुझे ओ आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद है, कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है, कूचाए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। मनोज कुमार जी, फिल्म शहीद के निर्माण के दौरान आपकी भेंट शहीद आजम भगत सिंह जी की माता जी से भी हुई थी। उस भेंट के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने पहली बार मुझे जब देखा, वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में बीमार थी, केवल साहब के साथ मैं गया, वो दवाई खाने से इनकार कर रही थी। तो वहाँ मेरी मुलाकात भगत सिंह जी के साथ थी, भटुकेश्वर दत्त जी के साथ भी हुई। छोटे भाई जो भगत सिंह के थे, कुलतार सिंह, उन्होंने मिलाया मुझे। तो माँ ने देखा सर से पाँव तक मुझे, इंच बाई इंच, मीटर बाई मीटर देखा कि ये है कि नहीं। कैसा है बेटा? चंगा भला हूं मां, तू कैसी है? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बेटा। क्यों नहीं? जिस माँ का बेटा अपनी बरसों की तपस्या पूरी करने जा रहा है, वो माँ खुश नहीं होगी? जरूर होगी। कुलतार जी ने पूछा कि माँ जी क्या? कहती हाँ वैसा ही तो लगता है। तो मैंने कहा जी फिर आप दवाई खा लीजिए। मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन भगत, जब मेरी आंखों के सामने भाई का पंखा और तेरी गर्दन आती है तो मैं सबको भूल जाती हूँ। मुझे सिर्फ यही याद रहता है कि मैं तेरी माँ और तू मेरा बेटा। माँ, अगर तू ऐसा सोचेगी तो दुनिया में कोई माँ अपने बेटे को देश के लिए हंसते हुए रुखसत नहीं करेगी। ऐसा मत सोच माँ, ऐसा कभी मत सोचना। भगत, तू इतनी छोटी उम्र में ही सबको छोड़कर चला जाएगा? तूने जिंदगी का देखा ही क्या है? मैं वो माँ देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होता है। मुलाकात का वक्त पूरा हो गया। माँ, मेरी बात याद रखना माँ। शहीद की प्रीमियर पे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे। वो बहुत प्रभावित हुए, पूरी फिल्म देखी, भाषण दिया, और रात को 2-2:30 बजे मुझे प्राइम मिनिस्टर से फोन आया। मैं सुबह गया, बड़ा प्यार दिया उन्होंने, बड़ा इनकरेज किया, और फिर कहने लगे मैंने नारा दिया जय जवान जय किसान, क्या इस पे फिल्म बन सकती है? बेसाख्ता मैंने उनके पाँव छू लिए। मैंने कहा बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ, हवाई जहाज पे कभी कभार किया था, पहले बहुत किया था। बहरहाल मैंने एक मोटी डायरी ले ली और 4-5 बॉल पेन ले लिए और दिल्ली से ट्रेन चल पड़ी। फरीदाबाद क्रॉस करते हुए तो खेत आने लगे। मैं खेतों को देखता रहा। खेतों में वो लाइनें बनी होती हैं, तो
पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा उस वक्त उपकार के लिए, तो ये धरती एक ऐसी हथेली है जिस पे किसान हल चलाकर इंसान की तकदीर की लकीरें खींचता है। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोसों दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। 24 घंटे का सफ़र था, मैं सोया नहीं। मुंबई सेंट्रल उतरा तो उपकार की कहानी तैयार थी। हाँ, स्क्रीन प्ले डायलॉग के लिए मुझे 7-8 दिन और लगे। जब चलते हैं इस धरती पे हल, ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
यहाँ खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। प्रारब्ध थी मेरी डेस्टिनी थी इस तरफ, मैं इस तरफ आ गया। तो हम तो कठपुतले हैं, ऊपर वाला जिस तरफ ले चले हम चल पड़ते हैं। उसने आप पे उपकार किया और आपने हम सब पे उपकार किया। ये दो फिल्में टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ कि करियर की है। मैं आपको एक बात ये बताऊं कि मैंने 5-6 साल जो रिसर्च की ना, तो मैं पहला राइटर हूँ जिसको गवर्नमेंट का नेशनल अवार्ड मिला एज स्टोरी राइटर। अवार्ड लेके मैंने कुछ छलांगे या पार्टियां नहीं की, मुझे दिल में बड़ी रूहानी खुशी हुई कि मेरी रिसर्च पे सरकार ने एक ठप्पा लगा दिया कि ये भगत सिंह और उनके साथियों की सही कहानी है। एक सरकार का ठप्पा। दूसरा, जब अवार्ड मिले तो मेरे पिताजी पंजाब गए और राजमाता को, भगत सिंह जी की माता को, श्रीमती विद्या देवी को लेके आए और हमें जो अवार्ड मिले वो इंदिरा जी के हाथों से उनको दिए। और इंदिरा जी ने उनको पाँव भी छुए, गले भी लगाया, नमस्कार भी किया और हॉल में लोग 15-20 मिनट तक तालियां बजाते रहे। हमें उस माँ की सेवा करने का भी मौका मिला इसी माध्यम के द्वारा। बात यह है कि हमारे लिए ये एक ऑब्सेशन था, एक मिशन था। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर्स, उनके लिए ये प्रोफेशन था, हमारे लिए एक श्रद्धा थी। मैंने कहा प्यारे अब दिल की बात मान, जिस तरफ दिल ले चले। हालांकि अल्लामा इकबाल ने फरमाया हुआ है जी, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। मैंने कहा चल अब मनोज कुमार दिल की बात मान। मनोज जी, शहीद का जो म्यूजिक है मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। जरूर बात कीजिए। ये बड़ा एक टेढ़ा क्वेश्चन था। आज तक जिंदगी में मेरी और केवल कश्यप साहब के दौरान कभी थोड़ी सी भी टेंशन नहीं आई। तो केवल साहब एक ट्रेंड सेटर थे पब्लिसिटी में, PRO। वो शंकर जयकिशन साहब, OP नैयर साहब और रवि साहब की पब्लिसिटी करते थे। और इन दिनों अगर शंकर जयकिशन या OP नैयर साहब का नाम ले लिया जाए तो फिल्म बिक जाती थी। और वो केवल के लिए फ्री काम करने को तैयार थे। मैंने कहा केवल यार अगर ये फिल्म बनानी है तो प्रेम धवन का म्यूजिक चाहिए। कहते यार 1-2 गाने ले लेंगे उनसे। मैं केवल फिर नहीं। तो केवल को मेरा बुरा मूड बर्दाश्त नहीं होता था। उन्होंने बोला चलो ठीक है। प्रेम धवन साहब के घर गए तो उन्होंने मजाक समझा। फिर उन्होंने बोला यार मैं कुछ गीत लिखता हूँ, मेरी दाल रोटी चलती है, कहीं इसी से नहीं। मैंने कहा प्रेम जी एक बात सुन लीजिए, अगर आप म्यूजिक नहीं देंगे तो हम ये पिक्चर नहीं बनाएंगे। कहानी में सुना चुका था उनको। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो मैं करूँगा। और दूसरे दिन ही उन्होंने मुझे बुलाया, मैं और केवल साहब गए और उन्होंने थीम सॉन्ग सुनाया, ऐ वतन हमको तेरी कसम। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ
वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। पहली सीटिंग में बस गाना पास हुआ, सिर्फ एक जगह हम अटक गए। जब गाना आया सरफरोशी की तमन्ना, उन्होंने 6-8 ट्यूनें बनाई। मेरा कुछ, मैं कहूँ प्रेम जी मुझे चिढ़ आ रही है, सरफरोशी की तमन्ना से। कहता मैं क्या करूँ, ये मार्शल सॉन्ग है। प्रेम जी मैं नहीं, मैं किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहा था, आर्य मिल कॉलोनी में कोई फाइट वाइट करके पैकअप हुआ तो गाड़ी में बैठा हुआ था, कुछ गुनगुना रहा था, मुझे नहीं पता मैं क्या गुनगुना रहा था, थका हुआ था। तो मेरा ड्राइवर थोड़ा म्यूजिकल माइंडेड रहे मियाँ, वो कहने लगे साहब ये बिल्कुल फिट है, ये बिल्कुल फिट है। मैंने कहा क्या फिट है? कहता अभी आप जो गा रहे थे। मैंने कहा क्या? कहता पहले आप बुलबुल मत रोइए। ओ मैंने कहा हो, वो नूरजहां जी का एक गाना था, बुलबुलो मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। राग दरबारी। मैंने कहा जल्दी ले प्रेम धवन साहब के घर पे। मैंने उनको सुनाया, कहने मनोज जी ये सैड हो जाएगा। मैंने कहा सिचुएशन मेरे पे छोड़ दो, मैं इसी गाने पे थोड़ा सा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
मुझे ओ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां। हम अभी से क्या बताए, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है, कूचाए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुधाकर मटकर और गणेश शिंदे। ध्वनि संपादन कमल शर्मा। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। फिल्मकार मनोज कुमार से की गई बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।